दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज 2-3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक तो मुझे आजकल पाकिस्तान के जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया मंच हैं, यूट्यूब चैनल हैं, उनको देख कर के बड़ा मज़ा आ रहा है। जिस तरीके से वहाँ के यूट्यूबर्स, पत्रकार छातियाँ पीट रहे हैं, बस चूड़ी नहीं पहनते हैं वरना वो चूड़ियाँ भी तोड़ कर के विलाप करें और वो जिस अंदाज में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दुश्मन देश की एजेंसियां जो हैं, वो टारगेट किलिंग कर रही हैं हमारे यहाँ। मुझे तो ये सुनकर के बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि अभी तक तो हम जम्मू कश्मीर में ही सुनते थे कि टारगेट किलिंग की जा रही है हिंदुओं की। अब ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे, नवाज शरीफ 4 साल बाद फिर से पाकिस्तान की धरती पर लौटे हैं और बड़ी मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी सी लगने वाली बातें कर रहे हैं, जैसा इन लोगों का चरित्र है। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो ये कश्मीर पर भी थोड़ा नरम तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि हम शांति से इस मसले पर बात करके इसका हल निकाल लेंगे। और भारत के बारे में भी जब ये विपक्ष में होते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। इमरान खान हों, नवाज़ शरीफ हों या बेनज़ीर भुट्टो के भी अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ निकाल कर के देखें आर्चिव से, तो वो भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें भारत के बारे में। लेकिन जैसे ही ये कुर्सी पर आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पता नहीं सेना कौन-सा करंट लगाती है इनको, 440 वॉट का, तो इनके सुर बदल जाते हैं। इमरान खान को भी देख लीजिए, अच्छे भले क्रिकेटर थे, लेकिन क्या सत्यानाश किया उन्होंने अपनी छवि का, बर्बाद ही कर दिया और पाकिस्तान को भी बर्बाद कर दिया। और नवाज़ शरीफ भी, भई इन्हीं के रहते तो अटल जी लाहौर की यात्रा पर गए थे बस लेकर के और उसके बाद कारगिल देखने को मिला था। और उसके ब उस समय भी यही प्रधानमंत्री थे जब अफ़गानिस्तान से होते हुए मास्को से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से जब नई दिल्ली लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लाहौर में लैंड कर गए थे और इनके यहाँ गए थे। इनकी किसी नातिन की शायद शादी भी थी, निकाह भी था, शुभकामनाएँ देने के लिए चले गए थे। और वो जो कूटनीति थी उसका उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन उसकी प्रशंसा बहुत हुई। और नरेंद्र मोदी तो अपने इन तौर तरीकों के लिए ही जाने जाते हैं कि बाद के लिए ये गुंजाइश ना छोड़ी जाए कि भारत ने सदाशयता का परिचय नहीं दिया या पहल नहीं की। और उसके बाद जो पाकिस्तान का इलाज प्रधानमंत्री ने किया है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि इतनी लंबी पूँछ लगाई है कि हर जगह जो है वो अपने पद चिन्ह छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ ने जो मीठी-मीठी बातें की हैं, ज़रा इसका इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और आखिर में अगर समय मिला तो आरफा खानम शेरवानी ने कुछ बातें की थी जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे भारत पाकिस्तान मैच के दौरान। उसको लेकर के इन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, इनको पाकिस्तान से ही एक जवाब मिला दानिश कनेरिया की ओर से। वो क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं सीधे चीन से और आपके अपरिचित बिल्कुल नहीं हैं, सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। Namaskar, sir. Thank you so much for inviting me today. सुमित जी, सौभाग्य है हमारा और दर्शकों का, आप जुड़ते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, ख़ास तौर से यूट्यूब चैनल हैं, आपको तो शायद सौभाग्य नहीं मिलता चीन में उनका जो आजकल रुदाली के रूप में जो वो सबको दिखाई दे रहे हैं, पर मुझे आनंद आ रहा है उनको देख कर के। वो कह रहे हैं कि ये जो एक-एक करके निपट रहे हैं पाकिस्तान में, कोई मौलाना मसूद अज़हर का करीबी है, लश्कर-ए-जब्बार का प्रमुख है, कोई किसी संगठन से जुड़ा रहा है, ये कोई वज़ीरिस्तान में मारा जा रहा है, कोई लाहौर में निपट रहा है, कोई सियालकोट में निपट रहा है। ये जो रहस्यमय तरीके से निपट रहे हैं,
कौन सी ताकत है और क्या इनको आप ज्ञान दे सकते हैं जो वहाँ छाती पीट रहे हैं कि दुश्मन देश की एजेंसियां निपटा रही है इनको? ओमकार जी, जो खुशी आपके अंदर है, वो हमारे अंदर भी है और ये सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे कुछ मित्र हैं पाकिस्तान में देते रहते हैं हमें कि भई आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो हमें ही पूछते हैं कि अगला क्या होने वाला है। दैट मीन्स जो 75 सालों में हमने अपने देश के अंदर जो ज़ुल्म देखे हमने, अपने ऊपर अत्याचार देखे, हमने अपने ऊपर अटैक्स देखे और जिन-जिन लोगों ने हमारे ऊपर किया है, जो इन्वॉल्व्ड थे सारी चीज़ों में, आज हम उन्हें हम अपने सामने निपटता हुआ देखते हैं, तो जो खुशी होती है ये आपके चेहरे पे जितनी खुशी है उतनी मेरे अंदर भी है और वो जो हमने पेन को महसूस किया है, वो शायद पाकिस्तान ने पहली बार महसूस करना शुरू किया है। दूसरी बात, ये रोना किस बात का रोते हैं? भई दुनिया की नंबर 1 आईएसआई इनकी खुफिया एजेंसी, वो फ़ेल हो गई। उन्हें ये भी पता नहीं है कि भई जिन-जिन को इन्होंने पाला, उन्हें पलोसा, उन्हें इवन की सिक्योरिटी तक प्रोवाइड आज तक करते आ रहे हैं, वो सारी सिक्योरिटी के कवर के बावजूद ये निपटाए जा रहे हैं। आप सोच के देखिए नंबर 1 आईएसआई एक्सपोज़ हो गई। रोना-पीटना इसी बात का है कि अब ये चूरन कैसे बेचेंगे अपने देश के अंदर कि भई इतना फंडिंग हम अपनी आर्मी को, आईएसआई को देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आप अपनी कंट्री के ही जो सबसे बड़े होनहार सीईओज़ हैं, उन्हें ही आप बचा नहीं पा रहे हो, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? एक तो ये चक्कर है। दूसरा देखिए ओंकार जी, मैंने शायद पहले जो शो था आपके साथ, तब भी मैंने बात किया था, ये सनातन है। सनातन में हमें एक गारंटी दी हुई है हमारे देवी-देवताओं ने कि जब-जब आपकी धर्म के ऊपर अटैक होगा, गलानी होगी, तब मैं खुद आऊँगा। और यही मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कोई एजेंसी का काम ही नहीं है। ये सुपर एजेंसी है एक, जो काम कर रही है और वहाँ पर उन लोगों को निपटाया जा रहा है। देखिए, एक होता है कि ट्रबल्ड एरियाज़ है। पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं, हमें भी मालूम है केपीके है, बलूचिस्तान है, जो फॉल्ट लाइन्स है पाकिस्तान की, वहाँ पर जाकर लोग निपटाए जाएँ, समझ आती है। लेकिन ये तो कोई भी ऐसा प्रोविंस नहीं है जहाँ पर लोग टिपकाए नहीं जा रहे। एक तो सुपर फोर्सेज़ हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जो मेरा मानना है, वो काम कर रही हैं अपना। ना ढके-छुपे रहकर। दूसरा, कहीं न कहीं मोदी जी की भी कूटनीति है कि हमने ऐसा प्रेशर बनाया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर थ्रू इंटरनेशनल फोर्सेस कि अब आप इनको निपटारा करना शुरू करो, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और पैसा देख के तो ये कौम वैसे ही नाचने लग जाती है। अब तो जो है आपको आपने देखा होगा कि जो पिछली भी खेप मिली इनको, वो भी कुछ गारंटीज़ के बाद ही मिली है। नहीं तो इनको मिलनी नहीं थी। ये 9 महीने उससे पहले तो बच्चा आया था इनको लेकिन 3 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर इनको आईएमएफ से नहीं मिले। आखिरी दिन जाकर मिले हैं बिकॉज़ इनको गारंटीज़ देने के लिए बोला जा रहा था, जो ये देने को तैयार नहीं थे। मेरा एक शो हुआ था, पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी एनालिस्ट हैं, शी इज़ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट आल्सो और उसने बोला कि कुछ गारंटीज़ आईएमएफ ने हमसे माँगी थी, हम देना नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर हमें देनी पड़ी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था, अदरवाइज़ ये कंट्री दिवालिया हो जाती। तो ये गारंटीज़ क्या हैं? कहती मैं बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज़ ये एक सीक्रेट है। वो सीक्रेट सबको मालूम है, ये गारंटीज़ यही थी कि जो आपने ये सारे आतंकी पाल के रखे हैं, इन्हें एक-एक करके आप निपटारा कीजिए, अदरवाइज़ आपको अगली फंडिंग नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान बिना फंडिंग के चल ही नहीं सकता। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ये कौन-सी ताकतें हैं, वो ताकतें भी यही हैं, इन्हीं के लोग ये अपने ही लोगों को मरवाते जा रहे हैं। और अब तो एक ओपन नारा है पाकिस्तान के अंदर, ये नामालूम हमें मालूम है, ये नामालूम कौन है? सो ये जो नारा है दैट मीन्स बच्चे-बच्चे को मालूम है, ये कोई और अदारे नहीं हैं, इनके अपने ही अदारे अब दुखी हो चुके हैं, इनको पाल नहीं सकते, इनके खर्चे अब ये अफ़ोर्ड नहीं करते हैं। वो जो पेचेक्स थे, जो बाहर से फ्री में आ रहे थे कंटेनर भर के डॉलरों के, वो बंद हो गए जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला है। तो इसलिए ये बौखलाहट जो है, ये जायज़ है उनकी तरफ से। और सुमित जी, नवाज़ शरीफ लौट आए हैं, 4 साल बाद लौटे हैं। बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहे हैं। कश्मीर पर जी हम मिल-जुल करके शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल निकाल लेंगे। पड़ोसियों के साथ देखिए इन्होंने क्या हालत कर रखी है, अच्छे संबंध होने चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए। मतलब बहुत ऐसी-ऐसी गुड़ी-गुड़ी बातें कर रहे हैं जिन जो हज़म नहीं हो रही है हम लोगों को, क्योंकि ये पाकिस्तान के जितने हुक्मरान रहे हैं,
ये जब विपक्ष में होते हैं तो इनके सुर कुछ और होते हैं, जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो कुछ और होते हैं। और ये सारे के सारे ये भी जानते हैं कि सेना जैसी चाहे हो, और भले ही उसका भरोसा हिल गया हो पब्लिक के दिमाग में, इसके बावजूद बिना सेना के इशारे के ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे जब शपथ ले लेंगे। तो जरा नवाज शरीफ जो शराफत दिखा रहे हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालिए कि ये इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं? ओमकार जी, मैं चाइना में बैठा हूँ और पाकिस्तान की सारी तारें एक ही देश में चलती हैं, वहीं पर स्ट्रिंग्स इनकी अटैच्ड हैं। चाइना से जो डायरेक्शन इनको मिलती है, वही ये भाषा बोलते हैं। चाइना ने इनको एक चीज़ समझा दिया कि भई हम आपको पेचेक डेफ़िनिटली, इंडेफ़िनिटली नहीं दे सकते, जैसे आपको आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है, ये देता रहा। हम आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में चेक दे देंगे, जो कि आप वापस भी नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको अपने कंट्री को चलाने के लिए आपको कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी दुश्मनी रखिए, जैसे हमने भी भारत के साथ दुश्मनी रखी हुई है चाइना ने, लेकिन ट्रेड चल रहा है। आप भी ये जो बेवकूफ़ियाँ करी हैं इमरान खान की तरफ से कि भई हमने ट्रेड नहीं करना जब तक 370 वापस नहीं आएगा। ये आपको बेवकूफ़ी बंद करनी पड़ेगी, ट्रेड भारत से शुरू करना पड़ेगा, तभी आपकी कंट्री का जो बुरा हाल है, ये ठीक होना शुरू होगा। तो जो डायरेक्शंस वहाँ से आई हैं, उसी लाइन के अंदर नवाज़ शरीफ ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी। जो उन्होंने बोला है, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन आपकी बात सही है, जैसे ही इनकी थोड़ी-सी भी सिचुएशन इकोनॉमिकली ठीक होनी शुरू होगी, ये फिर वही बातें करेंगे, गज़वे हिंद, कश्मीर और कोई चूरन इनके पास बेचने के लिए होता नहीं है। चलिए ये तो होगी एक साइड की बात। दूसरा मैं दाद देता हूँ नवाज़ शरीफ की, उसके कॉन्फिडेंस की। वो क्या बोल रहे हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए और अब भारत से बात करेंगे तो हमें कॉरिडोर भी मिल जाएगा। क्यों? यहाँ महात्मा गांधी बैठे हैं क्या? जो आपको कॉरिडोर दे देंगे पूरा 2 किलोमीटर का। चौड़ा और लंबा पूरा नॉर्थ इंडिया को साउथ से काट कर हम आपको पूरा कॉरिडोर दे देंगे ताकि आप ट्रेड आराम से बांग्लादेश के साथ कर लो। भाई भारत के साथ ट्रेड की अभी बात करी नहीं है, बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी कर ली और ये भी उन्होंने अपने आप से डिक्लेयर भी कर दिया कि भारत हमें कॉरिडोर दे देगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कॉन्फिडेंस सर। भारत से बात नहीं करी, कोई फॉरेन की मीटिंग्स नहीं हुई, कोई बैकडोर अभी चैनल्स खुले नहीं हैं और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये ऐसे जो चूरन है वहाँ पे बेचे जाते हैं और इन्हीं चूरन के बेसिस पर वो इलेक्शंस जीतते भी हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो पॉलिटिकल है, जो इलेक्शंस के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। दूसरा, चाइना की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है इनको, भई सेट योर हाउस राइट और ये यही चीज़ है जो इनका जो फॉरेन मिनिस्टर जब वहाँ पर गया था, चाइना के अंदर पाकिस्तान के अंदर, उसने तब भी बोला था कि जो आपके यहाँ पर एंटी चाइना और एंटी सीपैक जो सारा माहौल है, इसको ठीक करने का आपको तरीका निकालना पड़ेगा और उसके 2 दिन के बाद इमरान खान को जेल कर दी गई थी, उसे पकड़ के ले गए थे। तो ये जो स्ट्रिंग्स है सारी, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इतनी पॉपुलर पार्टी, उसका हेड जिसने पूरी कंट्री को अपनी उँगलियों पे नचा के रखा हो, उसे ऐसे उठा के ले जाएँ और उसे जेल में कर दें। वो व्हाई? बिकॉज़ बिग डैडी हैड टोल्ड देम कि भई अपने घर को ठीक करो और हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अगेंस्ट जो आप आग उगल रहे हो, इसे बंद कीजिए। सो ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। और ये जो आरफा खानम शेरवानी वाला प्रकरण है सुमित जी, इनको जय श्री राम के नारे से परेशानी क्यों है? जब भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था अहमदाबाद में, और उसमें पाकिस्तान का क्या हाल किया है भारत ने, वो तो बहुत समय तक वो भूलेंगे नहीं, और पाकिस्तान बार-बार भारत से पिटता भी रहा है और ठीक तरीके से पिटता रहा है। आज भी मैं मैच देख रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के साथ इनका चल रहा है। अफ़गानिस्तान वालों ने भी इनको धो रखा है और हर देश इनको पीट-पाट करके निकल जाता है, और ये फिर अब तो इन्होंने अपने टेलीविज़न भी तोड़ने बंद कर दिए। उन्होंने सोचा कि इतने तोड़ेंगे तो फिर खरीद-खरीद के ही कंगाल हो जाएँगे। तो अब तो इनको गुस्सा भी आना बंद हो चुका है। इन्होंने अपनी नियति समझ लिया है। पर हमारे यहाँ कुछ पाक परस्त बैठे हुए हैं, जिनको शायद ये भारत के जो प्रशंसक थे, जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, और उस दिन तो आपने भी हमने भी मैच देखा है, क्या नज़ारा था।
सब जो भारतीय टीम की जर्सी है उस कलर के टी-शर्ट डाले हुए थे और पूरा जो है स्टेडियम और पूरा भारत ही एक तरीके से उस दिन झूम रहा था। तो ठीक है, जय श्री राम नहीं नारे लगाएँगे तो क्या अल्लाह हू अकबर के नारे लगाएँगे हम बैठ कर के वहाँ पर। तो इनको ये चिढ़ क्यों होती है? पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस मानसिकता के लोग भारत में रह कर के ये दुस्साहस दिखाएँ कि साहब इसको बेअदबी कहना शुरू कर दें कि साहब जय श्री राम के नारे लगाना ठीक नहीं था। इस तरीके का एक जेस्चर पाकिस्तानी टीम के सामने ठीक नहीं, इतने सालों बाद वो टीम आई थी। ये पाकिस्तान परस्ती क्यों इनके भीतर घुसी हुई है और ये हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ अक्सर क्यों ट्वीट करती रहती हैं, बयानबाजी करती रहती हैं? ओमकार जी, इसका रीज़न है फ्री पास। जो कांग्रेस के टाइम पर इन लोगों को तुष्टीकरण के चक्कर में इनकी सपोर्ट की जाती थी और तब भी जय श्री राम को रोका जाता था कि आप नहीं बोल सकते। आज भी सारे जो ये लेफ्ट विंग वाले हैं या ऑपोजिशन है, वो आज भी यही काम कर रही है। आज तो आपको हैरानी होगी, आज जो अफ़गानिस्तान का जो मैच है, उसके अंदर भारत का झंडे जो लोग लेकर जा रहे थे, उन्हें भी अलाउ नहीं किया गया कि आप वो झंडे नहीं लेकर जा सकते। ये भारत के अंदर ही हो रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि इनका तुष्टीकरण करना है और इनको ऐसी आदत पड़ गई है, वो फ़ेवरेटिज़्म की, कि ये अब जब ये देखते हैं कि भई लोगों ने जय श्री राम के ओपनली नारे लगाने शुरू कर दिए, इनको आग लगती है। क्यों? आदत नहीं थी और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हमें शर्म आती है कि हमारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। अब अफ़गानिस्तान की टीम भी खेलती है, वहाँ पर भी जय श्री राम के नारे लगते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। गोरों की टीमें खेल रही हैं, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बांग्लादेश को ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन है तो कुछ चंद लोगों को, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के अंदर और कौन-सा मीडिया? नॉट राइट विंग, जो लेफ्ट विंग वाला मीडिया है। ये उसी में उनका इन्फ्लुएंस है और वहीं पर ये अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करवाने के लिए वो बातें बोलते हैं जो इनके व्यूअर्स को सुनने में अच्छी लगती है। और अगर इनको इतनी शर्म आती है, तो जो दिनेश कनेरिया ने बोला इनको कि आपको शर्म आती है भारत से, भारत में जय श्री राम बोलने से आपको घिन आती है, आपको यहाँ पर सेफ आप महसूस नहीं करते, आप पाकिस्तान चले जाइए ना। भई आपने धर्म के बेस पर अपना जब कंट्री ले लिया था और भारत में रहकर आपको शर्म आती इन चीज़ों से, आप प्लीज़ वेलकम। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, आपको पसंद करेंगे, आप यहाँ आ जाइए, वहाँ नहीं जाएँगे। देखिए, यहीं बैठकर ज़हर भी उगलना है क्योंकि ओमकार जी, आप और मेरे जैसे लोग जो देशभक्त हैं, हमें पैसे नहीं मिलते देशभक्ति दिखाने के लिए, ये दिल से आती है। भारत के अगेंस्ट या कंट्री के अगेंस्ट बोलने के लिए ही पैसे मिलते हैं और इनको मुँह बोली रकम इनको दी जाती है फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो इनका तो सारी उँगलियाँ घी में हैं, भी गालियाँ निकालिए और लोगों का प्यार लीजिए जिनको आप रिप्रेज़ेंट करती हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं। तो जो ये जो सारी चीज़ें हैं कि इनको जय श्री राम गाली लगती है। एक तो ये कि इनका धर्म ही अलाउ नहीं करता कि किसी और को एक्सेप्ट करना है। दूसरा, इनको तुष्टीकरण की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि अब ये कोई और आदमी इनके सामने खड़ा होकर वो बातें बोले जो इनको पसंद नहीं है, इसलिए ये दर्द है। और तीसरा, ये यहीं बैठकर ये गालियाँ निकालते हैं। क्यों? उस गालियाँ निकालने के लिए इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन इतना दुस्साहस के आप लगातार अच्छा उन्होंने दानिश कनेरिया ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि बस एक ट्वीट दिखा दो, जिसमें तुमने भारत या भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की हो। और ये एक ऐसी नब्ज़ पकड़ी है दानिश कनेरिया ने, इसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास में। ओमकार जी, क्या किया इन्होंने? जैसे ही उन्होंने ये बात बोली है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। ये तो इनकी 1400 सालों की हिस्ट्री है। जैसे ही कोई इनको आईना दिखाता है, इनके चेहरे के सामने, उसी वक़्त ये अपना विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं कि ये तो कम्युनल इन्होंने रायट्स करने की कोशिश करी है, मेरे ऊपर लिंचिंग करने की कोशिश करी है। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर भी लिंचिंग हो सकती है, ये मुझे पहली बार पता लगा आज। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर लिंचिंग की बातें बोलती हैं कि दिनेश कनेरिया ने सारी दुनिया को मेरे पीछे लगा दिया है कि भई मेरी लिंचिंग कीजिए। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की इनको आदत है कि जाएँगे, पहले उल्टी-सीधी बातें बोलेंगे और जब इनको जवाब मिल जाता है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। ये टिपिकल इनका स्टाइल है
और मेरा एक एक्स मुस्लिम है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी एक बार अपने चैनल के ऊपर। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ये इनको पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक किताब के अंदर से कि कैसे आपने विक्टिम कार्ड खेलना है और कैसे आपने पहले तो जाके ठोकना है दूसरे को, गाली-गलौच में या एक्चुअल वॉर में, और उसके बाद आपने विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है और दुनिया की नज़रें आपने अपने ऊपर, आपने फ़ोकस को कैसे लेके आना है। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जिसके कारण ये दुस्साहस करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ दिनेश कनेरिया की, पाकिस्तान में बैठकर वो इनको आईना दिखा रहा है, लेकिन भारत में बैठे हुए हिंदू ही इनको आईना नहीं दिखा पाते या कोशिश ही नहीं करते या हिम्मत ही नहीं दिखाते। तो सैल्यूट टू दिनेश कनेरिया कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में बैठकर अभी भी अपने धर्म को फॉलो भी कर रहा है, और ऐसे जो लोग हैं, जो हमारे देश में अरफा जैसे लोग जो यहाँ पर अफर गए हैं एक तरह से, हम बोलते हैं पंजाबी में, ये अफर गया है। तो ये अफरे हुए लोग हैं, इनको आईना दिखा रहा है। सैल्यूट टू हिम। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जैन जी, आप जुड़े और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।